अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से डॉक्टर प्रमोद पावा। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंडिया से आपका ताल्लुक़ है और हमें ज्वाइन किया इन्होंने दोबारा से। डॉक्टर साहब, पिछली बारी आपने पता नहीं क्या बातें की हैं, लोग हमें कहते रहे हैं कि ये कोई पाकिस्तानी मुसलमान है जो हिंदू बना के बिठाया हुआ है। पाकिस्तानी कहते हैं आप रॉ के एजेंट हैं, रॉ वाले कहते हैं आप ISI के एजेंट हैं। भाई आप किसके एजेंट हैं, पहले ये तो बता दें। हम इंसानियत के एजेंट हैं सर। और अब ये तो ट्रोल का तो फिर अपना कोई ना कोई मौजू होता ही है। हाँ। बाकी मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों कहा होगा। हाँ। बहरहाल बीइंग ए हिंदू शायद मैं बेहतर उर्दू बोल लेता हूं और उसकी वजह यह है कि मेरी मादरी जुबान पंजाबी थी, मेरी फादरी जुबान उर्दू थी। और जब मैं सरहद पर खड़ा होता हूं तो मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं भारत का नागरिक हूं, भारत का सिटीजन हूं। और एज वेल एज मुझे पाकिस्तान की फिजाओं में से मेरी दादी के दुपट्टे की खुशबू भी आती है। अब बाकी आप देख लें। मैं बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या बन रहा है चाइना और इंडिया का। सुना है चाइना ने तो बिल्कुल 38,000 किलोमीटर पे कब्जा कर लिया और इंडिया अब तिलमिलार है, करना चाहता है, कर नहीं सक रहा। नहीं, जो 38,000 की बात है वो 1962 से लेकर आज तक की बात है। और आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि कोई कन्वेंशनल वार होने के चांसेस हैं, क्योंकि चाइना की ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। वो जिन्हों कहते ना साडे किराड़े बाणिया आदमी है, ते बाणिया लड़दे नहीं होंगे और चुप करके जो भी करना है उन्होंने कर देने। सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि चाइना के साथ आज भी मैं यही सोचता हूं कि हमारी कोई कन्वेंशनल वार होने वाली है या होगी। हाँ, बहरहाल नुकसान तो दोनों का होता है। फौजें भी होती हैं, ठंड में रहती भी हैं, उनको खाना भी देना है और बाकी खर्चे भी हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। परेशानियां तो होती हैं और जितना दुनिया में अमन हो उतना बेहतर है। हम तो अमन के खैर ख्वाह हैं। अच्छा, ये क्या वजह है कि नेपाल वो आपसे नाराज़ है, श्रीलंका आपसे दुखी है, भूटान भी आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश अब मिलता नहीं है, पाकिस्तान से तो वैसे ही नहीं बनती आपकी, चाइना के साथ आपकी फ़ौजें सरहद के हैं, तो ऐसा क्या मसला है कि आपका हर हमसाया जो है वो हिंदुस्तान से दुखी है? वैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, आपकी भी और आपके नाजरीन की भी एक गलत फहमी दूर कर दूं कि भारत के लोग जितनी मोहब्बत पाकिस्तान को करते हैं किसी और मुल्क के बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं तो सरहद की बात कर रहा हूँ। आज सुबह को मैं आपको करेक्ट कर दूं, आज सुबह को जब हम कर रहे हैं, हमारे एक सिपाही शफीक जो है वो शहीद हुए हैं LOC के ऊपर। आज सुबह भी अनप्रोवोक फायरिंग हो रही थी, परसों भी हो रही थी। अब बंद कर देना इन चीज़ों को, नहीं अच्छा। देखें सर, जहां तक ये LOC और पर जो फायरिंग वाली बात है, ये हमारे अवाम के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि आप कहते हैं कि इंडिया ने एग्रीगेशन किया है, ज़ाहिरियत दिखा रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आदमी ज़ाहिरियत दिखा रही है और वहां की फौजें हमारे सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है ना पावा जी, थोड़ा सा फर्क है। आप ऊंचाई पे हैं, हम नीचे बैठे हैं, तो जारियत कौन दिखाएगा? नहीं हूं, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मेरा मतलब है कि सिविलियन हमें तो नहीं नजर आएगा ना, आपको नजर आ रहा है क्योंकि आप ऊपर बैठे हुए। तो ऐसी बातें नहीं करें। मेरा मतलब है कि एक दफा मिलकर बैठ जाते हैं, टॉक्स कर लेते हैं और सीज फायर कर लें परमानेंट। नहीं सर, हम एक दूसरे को तनकीद करने से बेहतर, आज इतनी साइंस आगे हो गई है तो हम क्यों नहीं सैटेलाइट से इस तरीके की निकाल के वीडियो और दुनिया के सामने रखने की पहली गोली किसने चलाई है? मैं तो खुद पावा जी, प्रॉब्लम एक और है। पाकिस्तान को छोड़ दें एक लम्हे के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं तो पाकिस्तान को डिफेंड करूंगा, लेकिन उसको छोड़ दें। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडिया में काम करना छोड़ दिया। हाँ, उसके पीछे हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने फॉरेन रिवेन्यू एक्ट है जो हमारे यहाँ बाहर के पैसे लाने वाला, उसकी खिलाफ गर्जी की है, उसकी वजह से उसको बंद कराया। नहीं, उन्होंने बंद नहीं कराया, उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने कहा ये हमें एक्सेस नहीं लेने देते, स्पेशली मकबूजा कश्मीर में। तो ऐसा भी हो सकता है जी, एमनेस्टी वालों को लगा हो कि यहाँ अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा नहीं ना, उन्होंने कहा है हमें तजाजन बंद कर रहे हैं। हाँ, ये कहा नहीं उन्होंने, उनकी गलती है, शायद कहना नहीं चाहते हो। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो फिर आप उसकी गलतियां थोड़ी गिनाते हैं। एमनेस्टी दुखी गया है वहां से। नहीं, उसने हमारे कुछ कानूनों की खिलाफ वर्जी की है, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है। आपकी गवर्नमेंट ये कहती है, ठीक है।
तो अब बात यह है कि अब 6 ममालिक जो हैं सबको आपके एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर आपकी गवर्नमेंट क्या कहती है? सर उसके लिए अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके गए थे 1947 में जो हमारे अंग्रेज हजरात थे, कंपनी बहादुर, क्योंकि उससे पहले वो इस पूरे एरिया पर काबिज थे। आपको याद हो कि म्यांमार भी हिंदुस्तान का हिस्सा होता था। अब वो जाते जाते सारी सरहदें ठीक ठाक से बांट के नहीं गए और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके गए। आपके यहाँ भी ड्यूरेंट लाइन में अभी तक प्रॉब्लम रही है। अफगानिस्तान के जो मगरबी, हमारी तो ड्यूरेंट लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम उसको मानते ही नहीं है। तो चीन मैकमोहन को नहीं मानता। उसी तरीके से हमारा नेपाल के साथ काला पानी था, वो नदी की लेकिन अब डॉक्टर साहब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम चाइना कहे कि जी मिंग डायनेस्टी में जो जो चाइना का इलाका था वो हमें दे दो, उससे तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा ना, ख्वाहिशात में तो नहीं चलता। अब ऐसे होने लगे तो सर लाहौर हमारी पंजाबियों की राजधानी होती थी, आज वहाँ दिल्ली भी था, एक जमाने में दिल्ली भी था, फिर आज वहाँ, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आज वहाँ खान साहब काबिज है। नहीं काबिज नहीं है सर, एक मिनट का कोई काबिज नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दिलों पे लोग हुकूमत करते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। ये यहाँ पे कभी आप खुदा न खास्ता जुनूनियत की कैफियत नहीं देखेंगे कि जो आपको एक सेकुलर भारत में नजर आती है, माजरत के साथ। नहीं आप गुस्ताखी माफ हो, मैंने तो जियाउल हक का वक्त भी देखा है। हाँ लेकिन जियाउल हक खान नहीं था ना। था तो इंडियन ही ना सर। उस तरह तो पता नहीं कौन कौन इंडियन है कौन कौन नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरी और आपकी एक चॉइस होती है। मसलन मदनान सभी ने इंडिया की शहरियत ले ली है, मैं तो उसको कभी पाकिस्तानी नहीं कहूँगा, मैं इंडियन ही कहूँगा और मैं उसमें हक जताने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये उसका राइट है, वो जो मर्जी मुल्क में जाके रहना चाहे वो अपने आप को उधर। यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि एक तो शहरियत होती है पासपोर्ट वाली जो अदनान साहनी ने ले ली है, और एक शहरियत होती है जो कुलदीप नैयर की थी, जो खुशवंत सिंह की थी, या आप हमारे यहाँ करोल बाग की मार्केट में आए तो आपको पाकिस्तान के हर शहर की ज्वेलरी मिल जाएगी। रावलपिंडी ज्वेलर, सियालकोट ज्वेलर, हमारे सबसे बड़े मसाले वाले बड़े फख्र के साथ आज भी कहते हैं कि मैं सियालकोटिया हूँ। और सर ये को बात नहीं नॉस्टैल्जिया से निकल आए ना, मेरा मतलब है कि वो सियालकोट भी वो नहीं है जो 60 साल पहले था। फर्क यह है कि आपकी राजधानी के, आपके स्वराज के, आपकी सरकार के खिलाफ तो आपके किसान उठ के खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं किसान दुश्मन हुकूमत आ गई है, तो आप लोग अगर वो खड़े रहे, उन्होंने काम ना किया तो खाएंगे क्या? नहीं ये तो सर उनका आईनी हक है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर किसानों को, मजदूरों को, वो तो अगर किसान, क्योंकि ज्यादा रहती है ना, 70% हमारी इकोनॉमी फार्मिंग बेस्ड है, तो अगर उनका हक है, अगर किसानों को दिक्कत होती है, मजदूरों को होती है और वो ऐसे इस तरीके के प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका आईनी हक है, वो कर रहे हैं। सरकार अगर आज नहीं सुन रही तो कल सुनना पड़ेगा। सरकार अगर कल सुनना पड़ेगा तो आज सुन ले, बेहतर नहीं है? अब ये अपनी अपनी सोच है सर, अपना काम करने का तरीका है। कई लोग अल पाकिस्तान लिखते होते थे, बड़ा फख्र महसूस करते थे, और कई पाकिस्तान कह के फख्र महसूस नहीं, मैं जब उर्दू में कहता हूं तो मैं पाकिस्तान कहता हूं, जब मैंने अरबी में कहना होता है तो मैं अल पाकिस्तान कहूंगा। देखिए जुबान का फर्क है, लेकिन बात हो रही है कि बिल ऐसा क्या दे दिया मोदी जी ने कि सारे के सारे किसान उठ के खड़े हो गए। देखिए जहां तक मैं जानता हूं सर, ये बिल आज नहीं तो कल आपके यहाँ भी आएगा। और है क्या ये आप ये समझे, आप IMF की वजह से है या वर्ल्ड बैंक की वजह से है, इसमें उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है कि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकती हैं किसानों के खेत। तो आप ऐसा समझे जैसा अंग्रेजों के जमाने में, मेरा ख्याल है, यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी गवर्नमेंट के साथ इतराफ है मेरा, मैं इत्तेफाक नहीं रखता उनके बिल से, तो मेरा सोचना यही है कि जैसा अंग्रेजों ने कभी नील की खेती कराई थी, शायद ऐसा ना हो जाए। इसी डर की वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ खेती की जो जमीनें हैं वो बहुत छोटी छोटी काश्त हैं, बड़ी काश्त नहीं है। हमारे यहाँ औसत काश्त 4 मुरब्बा, 5 मुरब्बा या 8 मुरब्बे की है, इससे ज्यादा बड़ी काश्तें हमारे यहाँ नहीं है। ये काफी बड़ी है, 8 मुरब्बे का बड़ी जमीन होती है, कोई छोटी जमीन नहीं है। आप मुरब्बे को एकड़ में गुने तो कितना गिनते हैं? 25 एकड़ जो है वो 1 मुरब्बा होता है।
नहीं तो फिर मैं गलती कर रहा हूँ। मैं 8 एकड़ की बात कर रहा आज 8 एकड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हूँ। बहुत छोटी काश्त है हमारे यहाँ। अच्छा, और तो उसमें अब भी पंजाब, क्या लगता है पंजाब एंड में सोल्यूशन क्या होना है इसका? सर अगर डेमोक्रेसी है तो पब्लिक के सामने तो बड़े बड़े शहंशाह झुके हैं। कोई भी सरकारें क्या होती हैं, सरकारों की क्या वैल्यू होती है। तो कहीं तो ना कहीं अब तो आके बड़ा धचका compromise लग रहा है करना डॉक्टर साहब इन वजूहात की वजह से, जो आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कह दिया, जो किसान उठ खड़े हैं। अब आप सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन बनने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है आपके लिए। नहीं बनेंगे तो एक नया सलामती काउंसिल बना लेंगे। अच्छा, ऐसा उसमें भी तो कौन हो कौन सकता होगा? है। वो क्या हमसाया ममालिक तो नहीं होंगे आपके, और कौन होगा? नहीं नहीं, जैसे आप तुर्की के साथ मिलकर और वो बाकी हमसाया तो नहीं है ना हमारा। मलेशिया के साथ मिलकर बना लेंगे तो हो सकता है इंडिया भी चाइना के साथ हमने या ये किसी अभी के साथ बनाया मिलकर नहीं है। हम वाइडर एक पाकिस्तान के लिए हम ऑप्शंस को ओपन रखते हैं, लेकिन हम ऐसा सलामती ऐसा काउंसिल से, हम सलामती काउंसिल की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा है, मैं थोड़ा सा संजीदगी में बताऊं सर, जितने भी ताल्लुकात होते हैं, जिसको डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कहें या गैर मुल्की ताल्लुकात होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है। ठीक है। तो हम तो ऐसा तस्वुर लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान और हमारे ऐसे ही ताल्लुकात होंगे जैसे कायदे आजम ने सोचे थे, जैसे गांधी जी ने सोचे थे, जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। असी भी कदी झोला चुकांगे ते लाहौर आ जावांगे, कोई रोकन वाला नहीं होएगा, कोई पूछन वाला नहीं होएगा। ते तुहाडा भी खैर मकदम दिल्ली जदों मर्जी आओ, तुहाडा घर है, वी विल वेलकम यू एज ए ब्रदर। तो हम इस बेहतरी के लिए क्यों नहीं? सर जी, प्रॉब्लम एक और है ना पापा जी, आप तो आने को तैयार हैं, मैं भी आने को तैयार हूं, आरएसएस तैयार नहीं है ना आपकी। सर 5-10 साल किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी कल्चर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और हमेशा इस दुनिया में कोई नहीं रहता। सिकंदर भी चले गए, बड़े बड़े शहंशाह चले गए, तो कब क्या बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपकी इकोनॉमी का क्या हाल है? देखिए, हम ना दीन ईमान वाले आदमी हैं, राम भरोसे रहने वाले आदमी हैं। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम जी के भरोसे हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। यानी इसका मतलब है कि मोदी जी से आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, अच्छा करेंगे तो क्यों नहीं उम्मीद? नहीं, अच्छा करेंगे तो वो तो आगे को बॉलीवुड की फिल्म है ना, कि हिट होगी कि नहीं होगी। ये मोदी जी अभी तक अच्छा नहीं कर रहे, इसका मतलब है। देखिए साहब, मैं आपके सामने उनकी तनकीद नहीं कर सकता, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ। बट डॉक्टर प्रमोद पावा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आप लोग हमें ज़रूर राय दीजिएगा। डॉक्टर साहब से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। बट ट्रोलिंग करें, मैं तो आपके नाजरीन को रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी दरखास्त है उनसे कि आप खुले सवाल करें। मैं आइंदा फिर हाजिर होऊंगा उन सब का जवाब देने। बिल्कुल, ट्रोल करने का फायदा नहीं है, एजुकेटेड डिस्कोर्स होना चाहिए। अपनी बात करें, दूसरे की बात सुने, उसी से आगे जो है पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में पीस जो है वो बढ़ सकता है। सर मेरी एक दरखास्त आपके लिए है, अगर आप तवज्जो दें तो आप कभी आइंदा कश्मीर के मौजू पर एक जरूर प्रोग्राम करें, जिसको लेके बहुत सी गलत फहमियां हैं। हमारी हुकूमतें भी वो सब नहीं बता पाती जो बताना चाहिए। वैसे मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, लेकिन हम उस पर आपके साथ जरूर कर लेंगे, नो इश्यूज। थैंक यू वेरी मच, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।